कल हमने डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट की थी कि ISA 240 कहता है कि 2 risks आर ऑलवेज प्रेजेंट। नंबर 1 मिसस्टेटमेंट रेवेन्यू, दूसरा मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। मैनेजमेंट इज इन द बेस्ट पोजीशन टू ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। कंट्रोल बनाए हुए किसके? मैनेजमेंट के। सिस्टम में जो पर्सन रखे हुए हैं, पर्सनल रखे हुए हैं, किसके रखे हुए हैं? मेरे। रिपोर्ट किसे करते हैं? मुझे। उनको हायर फायर कौन करता है? मैं। कोई चूं चूना करेगा, फायर कौन कर देगा? मैं। ठीक है, तो मैं बेस्ट पोजीशन में हूं कंट्रोल्स को ओवरराइड करने के लिए। ठीक है जी, इसलिए कहता है मैनेजमेंट इज इन अ यूनिक पोजीशन टू परपेट्रेट फ्रॉड बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड प्रिपेयर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, कैसे? बाय ओवरराइडिंग द कंट्रोल्स, बाय ओवरराइडिंग। समझ आ गए जी? अच्छा, कौन से कंट्रोल्स? That otherwise appear to be operating effectively। कंट्रोल बड़ा जबरदस्त पड़ा है, बड़ा जबरदस्त लग रहा है कंट्रोल। आप कहते हैं तो बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, लेकिन मैं ऐसी यूनिक पोजीशन में हूं, मैं फ्रॉड परपेट्रेट कर सकता हूं। कैसे? उन्हीं कंट्रोल्स को ओवरराइड करके। वो कंट्रोल्स कौन से हैं? पोर है? नहीं, that otherwise appear to be very effective। समझ गए क्यों? उसने लिखा कि यूनिक पोजीशन है मेरी। ठीक हो गया? अच्छा, अब कहते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा। स्टैंडर्ड एंटिटी टू एंटिटी वेरी करता है, कुछ जगहों पे कम है, कुछ जगहों पे ज़्यादा है। कुछ जगहों पे कंट्रोल कुछ एंटिटीज़ में कम है, कुछ में ज़्यादा है। बहरहाल ये कंट्रोल एग्जिस्ट करेगा। और मैंने बताया स्टैंडर्ड कहता है कि अगर किसी वजह से किसी जगह पे ऑडिटर कहता है कि कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता, तो ही और शी नीड टू डॉक्यूमेंट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एंड व्हाट आर द कंडीशंस। क्या अनहोनी ऐसी चीज़ होगी कि ये कंट्रोल एग्जिस्ट, ये रिस्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे आएगा कि आप बताएं कैसे आपने प्रिज्यूम किया ये कंट्रोल, ये रिस्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समझ गए? याद रहेगा, कुछ जगहों पे रिस्क कम होता है, कुछ में एग्जिस्ट जरूर करता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, कई दफ़ा चीफ एग्जेक्टिव, जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना ओनर चीफ एग्जेक्टिव की, कई दफ़ा पेड चीफ एग्जेक्टिव होता है। चीफ एग्जेक्टिव क्या होता है? पेड। जैसे फौजी फर्टिलाइजर है, वो किसी घर का बिजनेस नहीं है ना। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो चीफ एग्जेक्टिव होता है वो सैलरीड बंदा होता है। ऐसे और बहुत सी एंटिटीज हैं जो टेक्नोक्रेट उठाती हैं, जो टेक्निकल बंदा उठा लेती हैं, उसको चीफ एग्जेक्टिव बनाती है, उसको जिम्मेदार लेती है, इसको चलाओ। अब वो ठीक है, वो चीफ एग्जेक्टिव है, लेकिन हो सकता है उसके पास सिर्फ एक शेयर हो और उस पर ठीक ठाक किस्म का चेक हो 2 शेयर गवर्नेंस का। समझ गए? तो शायद वो उतनी पोजीशन में ना हो कंट्रोल्स को ओवरराइड करने की, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो वो कर सकता है। समझ गए? ये स्टैंडर्ड कहता है। थर्ड लाइन में कहता है द लेवल ऑल्दो द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल विल वेरी फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी, बट दिस रिस्क नेवरदलेस प्रेजेंट इन ऑल एंटिटीज। समझ गए? चलें जी। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये फिर वो एग्जांपल्स आ रही हैं आगे कि मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल्स को ओवरराइड करती है। एग्जाम्पल दे दें, मैनेजमेंट कंट्रोल्स को कैसे ओवरराइड करती है, क्या करें? तो ये नीचे 5 एग्जाम्पल दिए, उसने 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं। समझ गए? चल रहे हैं साथ साथ? अच्छा, एक और तरह से भी क्वेश्चन आया, उसने इस एग्जाम्पल में से कोई चीज़ पूछ ली, उसने बताई कौन सा रिस्क है, क्यों हुआ, तो क्या इसका जवाब है? मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल की वजह से हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला क्या कहता है? रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज। आप कैसे फ्रॉडुलेंट, हमने पढ़ा 2 तरह से ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ये बड़ा। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्या होगा कि कैसे अचीव करते हैं? फिक्टिशियस एंट्री करके, जाल एंट्री करके। ठीक है, और कब करते हैं? खास तौर पे पर्टिकुलरली क्लोज टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। मैंने कहा था जो लेट मिनट ट्रांजेक्शन है ना, ईयर एंड पे ट्रांजेक्शन होती हैं, वो क्या होती हैं? एडजस्टिंग ट्रांजेक्शन होती हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, पहले स्कूल से एंजॉय करते रहते हैं, आखिरी 15-20 दिन में हम सारी जो पहले यशी पुट्टी होती है ना, हमने स्टूडेंट बीइंग स्टूडेंट, वो हम कहाँ पूरी कर रहे होते हैं? 14 अगस्त के बाद। 14 अगस्त अच्छी तरह मनाने के बाद हम क्या करते हैं? यार पढ़ना शुरू करो। फिर हम जब 26-26 घंटे पढ़ होते हैं 24 में से। ठीक हो गया? बात समझ आ रही है? मैनेजमेंट भी कर दीजिए, उसने एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना था,
11 महीने 15 दिन बैठे रहे, अब यार ये तो ऑब्जेक्टिव मीट करना था, फिर एकदम आखिरी 15 दिनों में एडजस्टमेंट्स हो रही होती हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट्स कौन सी होती हैं? अकाउंटिंग एंट्रीज। अब वो क्या होती हैं? फेक, फिक्टिशियस। ठीक है। सेकंड क्या है? इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग assumptions। assumptions कौन सी होती हैं अकाउंट में होते हुए? डेप्रिसिएशन, amortization, प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स, ग्रेच्युटी, ये प्रोविजन है ना सारी, इनको एडजस्ट करते हैं क्या करने के लिए? अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। समझ गए जी? तीसरा, ये तीसरा मैंने को पढ़ाया हुआ है, ओमिटिंग। एक आपने इवेंट ओमिट कर दिया, ये एडवांसिंग और डिलेइंग, कल पढ़ा था हमने। ठीक है, एडवांस कर दिया, मैंने आपको सेल्स एग्जांपल्स भी दी थी। समझ गए इस पॉइंट को? आप क्या करते हैं? आग लगी 28 जून को, नहीं बताया, क्योंकि अगर ये इस साल में रिजल्ट्स में आ गया, हमारा पूरा इफेक्ट जाएगा। ठीक है, सो चलेंगे, एक साल गुजारते हैं, उसके बाद देखेंगे। वो एक बड़ी ट्रांजेक्शन, उसकी काउंटिंग एंट्री नहीं की। समझ गए? याद रहेगा जी? अच्छा, आगे हैं चौथे पॉइंट पे, कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट। ऐसे फैक्ट जो कि फंडामेंटल चीज़ें थी। हमने पढ़ा ना वो फार्मास्यूटिकल वाली एग्जांपल, कि फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, एक केस चल रहा था उसके साथ, उसका हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ। पैरासीटामोल वाली मैंने एग्जांपल दी थी, आपको शायद याद हो। दोबारा दे दूँ? एज्यूम करें ऑडिट करें कंपनी का, पैरासीटामोल बनाती है वो, एक ही सॉल्ट है उसका, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक हो गया? हेल्थ मिनिस्ट्री ने फार्मास्यूटिकल वो पैरासीटामोल बैन कर दिया। आपका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, आपका केस हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ। अब ये इतना सिग्निफिकेंट इवेंट है कि अगर ये केस अगेंस्ट हो गया तो कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी, अभी वाइंड अप हो जाएगी। तो क्या ये फाइनेंशियल सर्विस का डिस्क्लोजर नहीं आना चाहिए? तो ऐसा सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर ओमिट कर दिया। ठीक है। स्टेट बैंक की रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस की किसी बैंक ने, स्टेट बैंक ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, उसका लाइसेंस। अब वो बैंकिंग कंपनी जो है बैंकिंग कोर्ट में गई हुई है स्टेट बैंक के खिलाफ। अगर ये डिसीजन उस कंपनी के अगेंस्ट हो गया, उस बैंकिंग कंपनी के, तो वो गोइंग कंसर्न रहेगी। बहुत सी कंपनी बैंक खत्म की है स्टेट बैंक ने, किए है ना। तो क्या उस बैंक के अकाउंट्स बनते हुए ये डिस्क्लोजर नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। वो जो डिस्क्लोजर था उसको क्या कर दिया आपने? कंसील या डिस्क्लोज ही नहीं किया। समझ गए? आगे कहता है इंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। जानबूझ के ऐसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन की, ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए एंटिटीज के, और समझ नहीं आ रहा कि फंड कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। इवल जीनियस माइंड्स बैठे, इवल जीनियस, और उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि असल में यहाँ से यहाँ जा रहे हैं पैसे, आपको पता नहीं चल रहा। आप 15 दिन की लॉट करने समझ ही नहीं आई। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इस एग्जांपल देता हूँ ना। होल्डिंग कंपनी है, इसकी सब्सिडरी 1 है, सब्सिडरी 2 है, इस सब्सिडरी के नीचे एक एसोसिएट है। ठीक है, इस एसोसिएट पे एक सब्सिडरी है। ठीक है, इसके नीचे एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है, ये लंबा स्ट्रक्चर चला है, 10-12 कंपनी है, और इस जॉइंट वेंचर के पास इस कंपनी के 99% शेयर है। चलो देखें अल्टीमेट पेरेंट कौन है, निकाल के दिखाएं इसमें। ऐसा स्ट्रक्चर बना रही है। और जज कहता है ये मरीम नवाज वाला केस मेरे सामने आता है, पागल हो गया। वो उसने उसको दिया, उसने उसको दिए, उसने बेटे को दिया, उसने कंपनी बनाई, उसने जॉइंट वेंचर बनाया, उसने जॉइंट वेंचर के आगे से वो एक ट्रस्ट बनाई, ट्रस्ट के आगे वो खत्म, समझ नहीं क्या हो रहा है यार ये। लेकिन क्या वो इवल जीनियस बैठे, उन्होंने एक दफ़ा बैठ के सिस्टम बना दिया। और जज सर पकड़ कहता मेरे पैरेंट खानी पड़ती मुझे इस केस के बाद। समझ गए? ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, समझ ही नहीं आ रही। जानबूझ के कॉम्प्लेक्स किया हुआ उसको, ताकि समझ ही। और ट्रिप 10 दिन के लिए आएगा, आके टकरे मार के चले जाएगा। ठीक हो गया? आखिरी पॉइंट क्या है? अल्टरिंग रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को अल्टर कर दिया पकड़ के। वही मैंने कल एग्जांपल दी, लोन लिया 18% पे, उसको ये 16 पे, उसको 18 कर दी, 2% आगे पीछे कर दी। वैसे समझ गए? चलें आगे जी। ये वो तरीके हैं जिससे मैनेजमेंट क्या करती है, कंट्रोल्स को ओवरराइड। अब पेपर में संभाल लेंगे इसे। अब इस तरह कोई चीज़ ज़हन में आई तो आपने फौरन अलर्ट हो जाना है कि ये मैनेजमेंट ने किया है और मैनेजमेंट कर सकती है, तो इसका मतलब ये रिस्क ऑफ
मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल्स। समझ गए जी? अच्छा, ये तो इस तरह का मैनेजमेंट करती है, ये तो मैनेजमेंट का काम है ना ओवरराइड करना। कैसे करती पढ़ लिया हमने, 6 तरीके पढ़ लिए, ठीक हो गया। कई दफ़ा एक आधे को करती है, कई दफ़ा ब्लेंड करती है, डिफरेंट काम कर रही होती है। थोड़ी सी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट चेंज कर दी, थोड़ी सी एजम्पशन चेंज कर दी, थोड़ी सी फिक्टिशन इंटीग्रेट, तो समझ गए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आगे आगे ऑडिटर का रोल, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क। आपकी जो भी असेसमेंट है मैनेजमेंट ओवरहेड कंट्रोल की, हाई है या लो, हमने पढ़ा ना ऊपर कि कुछ एंटिटीज में मैनेजमेंट ओवरहेड कंट्रोल जो रिस्क है हाई होता है, कुछ में लो होता है। ये एक स्टैंडर्ड कहता है इर्रिस्पेक्टिव, जैसा भी रिस्क है, जैसा भी। ऑडिटर ने क्या करना है, इस सेकंड लाइन में कहता है इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर फॉर सच इन द ऑडिटर शेल। 3 काम करने हैं उसने, ठीक है। मैनेजमेंट ओवरहेड कंट्रोल का रिस्क, अगर पेपर में से पूछ लिया कैसे कंट्रोल चेक करेंगे आप, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो आप क्या करेंगे जी, 3 काम। कौन से 3 काम? ए, बी एंड सी। ये 3 काम करेंगे तो रिस्पॉन्स हो जाएगा। किस रिस्क का रिस्पॉन्स होगा? मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल्स का। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं कहूँ ना कि हाँ ये 5 में से 4 पेपर्स में आता तो ये गलत ही नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई फ्रॉड है, ये जो 3 है, ये देखें समझे जाने से, हमने अभी तक पढ़ा मैनेजमेंट ओवरहेड कंट्रोल क्या होता है, समझ आ गया। फिर हमने पढ़ा कुछ जगह पे रिस्क हाई होता है, कुछ में कम होता है, बहरहाल रिस्क एग्जिस्ट करता है, समझ आ गया। ये भी तीसरा क्या पढ़ा हमने कि मैनेजमेंट क्या कैसे करती है कंट्रोल्स को ओवरराइड, और क्या बेनिफिट अचीव करती है, ये किस तरह से करती है। तो 6 तरीके पढ़ लिए हमने, समझ गए। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड ही कहता है कि जैसा भी रिस्क है, हाई रिस्क है ओवरहेड का, मैनेजमेंट ओवरहेड कंट्रोल्स का, या लो है, आपने 3 प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं रिस्क को रिस्पॉन्स करने के। रिस्क तो है ना, रिस्क तो है ना, हमने क्या पढ़ा हुआ है, ऑडिट प्रोसीजर 2 तरह के होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और आपने क्या करना है, जैसा भी रिस्क है उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, परफॉर्मिंग, पढ़ा हुआ ना सारा। आपने रिस्क को रिस्पॉन्स कैसे करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करके, ठीक है। वो कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने, ये 3 है, ए बी सी। क्लियर हो गया, कोई मसला? चलेंगे आगे। अच्छा, ए में क्या है, मैनेजमेंट ने सबसे ऊपर क्या किया था, जाली एंट्रीज की थी, फेक एंट्रीज की थी। आपने क्या करना है, टेस्ट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। आपको पता है मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे ऑपरेट करती है, फेक एंट्रीज करके। तो आप क्या करें, आप एंट्रीज को जाके चेक करेंगे कि फेक तो नहीं, फेक तो। अच्छा, आप बड़े सियाने बने, आपने कहा ठीक है जी मैं तो कौन सी ट्रांसफर चेक करूंगा जो साल के एंड पे मैनेजमेंट में गड़बड़ करती है, ठीक है। आपने वो सिलेक्ट कर ली, मैनेजमेंट आपसे भी सियानी है, उसको पता था आपने क्या करना है, उसने फेक एंट्रीज कहाँ की, मिड में सेंटर में कर दी। तो पॉइंट ए जो है ना क्या कहता है, टेस्ट द अकाउंट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। पॉइंट नंबर 1 में कहता है, पॉइंट नंबर 2 में कौन सी एंट्रीज, सेलेक्ट द जनरल एंट्रीज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। आपने कौन सी ट्रांजेक्शन की है, एट द। और पॉइंट नंबर 3 में कहता है कंसीडर द नीड टू टेस्ट द जनरल एंट्रीज थ्रू आउट द पीरियड। पूरे साल में भी करें, 12 महीने में करें, और खास तौर पे एंड पे करें, लेकिन थ्रू आउट को मिस ना करें, तो मैनेजमेंट आपसे भी सियानी होती है। की दफ़ा आप तो होते हैं ना 20-22 साल के बच्चे जब ऑडिट करने जा रहे होते हैं, ठीक है, वो 80-82 साल के होते हैं। आपके सारे बहन भाइयों की भी एज मिला लेना इकट्ठी करके, तो उस अकेले की एज नहीं बन रही होती, ठीक हो गया। उन्होंने आप जैसे बहुत देखे होते हैं, आप पहली मरतबा ऑडिट करने के होते हैं, वो 50 साल से ऑडिट करवा रहे होते हैं, तो उनको पता था ऑडिटर ने क्या करना है, आखिरी 15 दिन चेक करेंगे आगे। वो गड़बड़ कहाँ कर देगा, अप्रैल में, मार्च में, जनवरी में, दिसंबर में, अक्टूबर में, सितंबर, फिर आगे कर देगा। तो आप क्या करें, A2 में क्या कहता है, एट द एंड भी करें, A3 में क्या कहता है, और पॉइंट नंबर 1 पे आ जाए, जो बंदे काउंटिंग एंट्रीज कर रहे हैं उनकी इंक्वायरी करें, भाई क्या किया, क्यों किया, किसने कहा था। अकाउंटिंग एंट्री चीफ सेक्रेटरी ना करा, कोई अकाउंटेंट कर रहा होगा, उसको पूछें, समझ गए।
मैंने कोई एग्जांपल दिया जो अब लोगों की इंक्वायरीज करते हैं, हर बंदा उतना विजिलेंट नहीं होता कंपनी में। कुछ बंदे लो लेवल के होते हैं, छोटी वो बीकॉम किया करके वहाँ बैठा हुआ बस अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहा है। मैंने एक एग्जांपल दिया लिस्टेड कंपनी की कि हम बैंक के रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं, 4 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट ही नहीं हुए, 90 दिन हो गए। तो हमने जाके उस बंदे से पूछा भाई ये क्यों नहीं करे? कहता उन्होंने कैसे प्रेजेंट करना, चेक तो मेरे पास है। बता दिया ना उसने, तो अब उनकी प्यार से हाथ फेर के उसको इंक्वायरी करें उससे, वो बता देगा कि किसने कहा था, क्यों कहा था। समझ गए? पॉइंट एक क्लियर है। अच्छा, ऊपर है मैनेजमेंट ओवरहेड कंट्रोल में। पहला मसला क्या था? मैनेजमेंट फिक्टिशियस एंट्रीज करती है, आपने उसका बंदोबस्त कर लिया। दूसरा क्या करती है मैनेजमेंट? एजम्पशंस को छेड़ती है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 आपने वही काम करना, रिव्यू द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर बाइसनेस। बाइसनेस क्या होती है? कि किसी बाइसनेस होता है किसी एक तरफ झुकाव होना, किसी एक तरफ, ये होता है ना, ऐसे ही है ना? समझ रहे हो बात? तो आप क्या कर देखें कि अब एस्टिमेट्स किए हैं ये किसी एक तरफ तो नहीं जा रहे, ये ओवर स्टेटमेंट तो ओवर स्टेटेड तो नहीं है। अगर एस्टिमेट्स ओवर स्टेटेड है तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक्सपेंस ज़्यादा कर रही है और शायद प्रॉफिट को कम करने का प्लान है। तो कम करना होगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन को जैसे कम करेंगे नहीं, एमोर्टाइजेशन को कम करेंगे, इम्पेयरमेंट को भी, ठीक है, हर चीज़ को छेड़े होंगे। आपको ओवरऑल ट्रेंड हो जाएगा कि यार इन चीज़ों को बढ़ाए, प्रोविजन भी बढ़ रही है, डेप्रिसिएशन बढ़ रही है, एमोर्टाइजेशन बढ़ रही है, इम्पेयरमेंट भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट क्या चाह रही है? प्रॉफिट्स को। तो उन एजम्पशन को चेक करें जाके कि वो ठीक है, उनमें कोई बाइसनेस तो नहीं, बाइसनेस किसी एक तरफ तो ये तो नहीं अंडर स्टेटमेंट नहीं है, सारी ओवर स्टेटेड है। समझ आ रही है? याद रहेगा जी? हजम हो रही चीज़ें? पक्की बात है। पहला काम क्या किया आपने? अकाउंटिंग एंट्री चेक की हैं, 3 काम किए उसमें, 1 2 3। पहला काम क्या था? इंक्वायरीज की, जो लोग एंट्रीज कर रहे हैं, एड ईयर एंड ट्रांसफर चेक की, थ्रू द ईयर चेक की। फिर आगे असम्पशंस पे, पॉइंट नंबर बी में, ठीक है, वो कहता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग एस्टीमेट चेक करें, किस लिए? अगेंस्ट बाइसनेस, क्योंकि बाइस तो नहीं है इसमें, कोई बाइसनेस तो नहीं है, किसी एक तरफ झुकाव तो नहीं इनका। ठीक हो गया? अच्छा, उसके लिए क्या करना है आपने? क्या कर सकते हैं आप बताएं? एस्टीमेट चेक करना है, अपने को 10 मिनट आप चेक करेंगे ठीक लग रहे हैं, एक्सपर्ट हायर कर लें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, सुने ज़रा। आप इसका ऑडिट कर रहे हैं 2024 का कर रहे हैं, तो 23, 22, 21, 20, 19, 18 में तो मैनेजमेंट एस्टीमेट किए होंगे ना, किए होंगे, एस्टीमेट किए होंगे ना, और बाद में एक्चुअल रिजल्ट्स भी आए होंगे। तो पिछले 5 सालों के 3 सालों के मैनेजमेंट के एस्टीमेट्स किए थे और एक्चुअली क्या हुआ, इसको, इस ट्रेंड को देखें, आपको पता लग जाएगा मैनेजमेंट कितने जिम्मेदारी से, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्टीमेट करती है। अगर तो पास हैं वो दोनों, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट की ट्रेंड है, हिस्ट्री है कि ये रीजनेबल एस्टीमेट करते हैं। अगर उन पिछले 5 सालों में ज़मीन आसमान का फर्क है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? हिस्ट्री चेक करते हैं ना, वो लड़का देख रहे हैं, लड़का देखते हैं, कहते हैं उसके बाप तो देखो, बाप कौन था, दादा कौन था। ठीक है, मैं राइडिंग करता हूँ, मैं घोड़ा खरीदने जाते हैं दोस्तों के साथ अक्सर, तो वो जिस घोड़े को खरीदना उसको छोड़ देते हैं, ये इसका बाप का है, इसकी माँ का है, इसकी माँ को चला के दिखाओ जरा, इसके बाप को चला के दिखाओ जरा। अच्छा, इसका दादा कौन है? वो मेरे दोस्त हैं, भाई मैं उनके साथ जाता हूँ, वो इतनी वैसे, मैं कहता हूँ मुझे लगता है अब रिश्ता लेने आए घोड़े का। कहते हैं नहीं, वो कहते नहीं, ये जो पीछे से ट्रेंड आ रहा है ना, ये इस बच्चे में होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स माँ बाप और दादा दादी और चाचा चाची से मिल रही हैं, यही इस बच्चे में होगी। तो ये पिछले 5 सालों की हिस्ट्री आ रही है, 18 से लेकर 23 तक, वही किसमें होगी? 24 में। समझ गए? ट्रेंड होता है ना एंटिटीज का, समझ आ गया? ये बात करता है सेकंड B2 में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उसने, परफॉर्म अ रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ द जजमेंट्स एंड assumptions रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट मेड इन प्रायर पीरियड्स। रेट्रोस्पेक्टिव पढ़ा हुआ ना आपने, क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिव? करता है पिछले सालों में, ठीक है, तो पिछले सालों में देखिए रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू करें, पिछले 5 सालों में क्या एस्टीमेट किए भाई। आप
फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, वारंटी देते हैं, वारंटी देते होंगे ना। अच्छा, वारंटी की प्रवीण कितनी स्टैंड की पिछले 5 सालों में, और एक्चुअल वारंटीज कितनी आई पिछले 5 सालों में? दैट विल गिव यू द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द assumption मेड इन 2024। ट्रेंड चलता है ना, समझ गए? ये B2 समझ आ गया? कोई चेंज कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको हौसले से समझ सुना करें, ठीक है? शक्लें ना बना लेंगे अजीब सी, कड़वी कड़वी सी, ठीक है? हंस के लिया करें कॉन्सेप्ट्स को, मुझे समझ आ रहा है? पक्की बात है, तो शक्लें अच्छी बनाएगा यार। हाँ, स्माइल तो करें कि पता लगे कि दलेर बच्चे बैठे हैं, मुझे पता लगे शेरों की क्लास है, ठीक है? ये मैंने A और B2 पढ़ाया तो मुझे ऐसा लगना कि मैं बकरी की क्लास में पढ़ा रहा हूँ। सही, चले आगे। A2 A1 पे हैं, A1 पढ़ी गई जरा, सॉरी B1 Evaluate whether the judgment and decision made by management in making the accounting estimates included in the financial statements, even if they are individually reasonable, that indicate a possible bias। क्या इसमें कोई बाइसनेस तो नहीं है? चेक करें, ठीक है? ऑन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, समझ गए? चलें जी आगे, पॉइंट सी पे आए। पॉइंट सी मैंने पढ़ा दिया आपको, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस दैट आर, पढ़ा ना अभी? कि आपने क्या करना है बीइंग एन ऑडिटर? जैसे कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस गई, आपने उसे गर्दन से पकड़ लेना, हुई क्यों, किसने की, किसने अप्रूव की, लॉजिक क्या है, रैशनल क्या है, तुक क्या है इसके। आपने इसके पीछे ऐसे पढ़ना है जैसे विराट कोहली पाकिस्तानी बॉलरों को पढ़ता है। आपने इसके पीछे ऐसे पढ़ना है जैसे आवारा कुत्ते मोटरसाइकिल वालों के पीछे पढ़ते हैं, ठीक है? समझ गए जी? आपने इसके पीछे ऐसे पढ़ने से भूखा रोटी को नहीं पड़ता। IMF पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ, ठीक है? समझ गए जी? ठीक है, किसके पीछे पढ़ना है? ट्रांजैक्शंस आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है? जैसे कोई ट्रांजैक्शन हो जाए, आपने अच्छा क्या चेक क्या करना है आपने, ठीक है? थर्ड लाइन में कहता है द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर द व्हाट इज द बिजनेस रैशनल, इसके पीछे, ठीक है? क्या बिजनेस रैशनल है, किसने सजेस्ट किया ट्रांजैक्शन को, किसने अप्रूव किया, किसने इसकी एंट्री की, क्या कॉन्ट्रैक्ट है इसके पीछे, समझ गए? याद रहेगा? समझ आ गया कॉन्सेप्ट? आगे हैं जी, प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई। अब आ रहे हैं कि फ्रॉड से रिलेटेड रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है आपने, फ्रॉड से रिलेटेड असेसमेंट कैसे करनी है। अच्छा, आप आए पेज 35 पे, आगे हैं जी। यहां देखें पेज 35 पे ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं इंक्वायरीज, एनालिटिकल, इंस्पेक्ट, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन लिखे हुए हैं ना। ये रिस्क असेसमेंट कौन सी है? ये जनरल रिस्क असेसमेंट है, ये भी रिस्क असेसमेंट है, लेकिन कौन सी है? पेज 51 पे है, ये भी रिस्क असेसमेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली किसके लिए है? फ्रॉड के लिए। ये किसके लिए है? इसलिए प्रोसीजर्स वही होंगे, प्रोसीजर्स। यहाँ पे कोई छूमंता नहीं पड़ा हमने, कोई हमने मौका नहीं काबू कर लेना, या हमने कोई आमिर बाबा के पास है यहाँ के बताइए मैं कहाँ पे रिस्क है जी, ठीक है? प्रोसीजर्स वही है। पहला प्रोसीजर क्या है? मेकिंग इंक्वायरीज। क्या करें? क्या करें जी? इंक्वायरी क्या होता है?
पूछें उनसे, कम्युनिकेट करें। जब कम्युनिकेशन पढ़ाई जा रही है ना, इसलिए पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो आपने उस कम्युनिकेशन का प्रॉपर यूज़ करना है। उस तरह की कम्युनिकेशन नहीं करनी। कल मैंने एग्जांपल दी थी जिसमें वो ऑफिस बॉय ने की थी, याद है? चलें आगे जी। अच्छा, पहला क्या कहता है? मेक इंक्वायरीज। किसकी इंक्वायरीज करनी है? ऑफ द मैनेजमेंट। पहले पॉइंट में किसका कहता है? जल्दी बोलें, किसकी? मैनेजमेंट की। अच्छा, मैं बाद में बताता हूँ अंदर क्या लिखा हुआ है। सेकंड पे है मेक इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर विद इन द एंटिटी। कि मैनेजमेंट के अलावा जो बाकी बंदे हैं ना, उनकी भी इंक्वायरीज करनी। वो कौन से होते हैं अदर बंदे? दो चार करने से मिल रहे हैं, ऑडिट कमेटी से मिल रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर से मिल रहे हैं, सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, CFO से मिल रहे हैं, ठीक है, HOD से मिल रहे हैं, ठीक है। तीसरा भी इंक्वायरीज किसकी? दो चार्ज विद। चौथा इंक्वायरीज इंटरनल ऑडिटर्स। पांचवा क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। पांचवा क्या है जी? एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं? रेशियो एनालिसिस, एक काइंड उसकी पड़ी हुई है। अच्छा, उसमें क्या होते हैं? रेशियोज क्या होती हैं? डेविएट कर जाती हैं, वेरिएट कर जाती हैं। फिर आपने क्या करना है? वो जो डेविएट कर गई हैं, वेरिएट कर गई हैं, फ्लक्चुएट कर गई हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर गई? वजह क्या है? पहले GP इतना साबित नहीं था, क्यों हो गया? पहले डेट इस तरह से साबित नहीं क्यों हो गए? पहले डेट इक्विटी ये थी, अब ये क्यों हो गई? पहले नेट प्रॉफिट रेशियो थी, ये क्यों हो गई? रीजन इन्वेस्टिगेट करना उसे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर को इवैल्यूएट करें। और फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं बताया आप लोगों को, ठीक है? समझ गए जी? अच्छा, इसमें मैं कुछ ऊपर मैंने स्किप करवाया आपको। इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या इंक्वायरीज करनी? पेपर में क्वेश्चन आया था कि मैनेजमेंट से क्या इंक्वायरीज करेंगे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर असेसमेंट ऑफ फ्रॉड। तो क्या करेंगे जी? देयर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड। उससे पूछे, देखें आप नियाग्रा मिल्स गए ऑडिट करने, या आप होंडा गए हैं, या आप क्रिसेंट गए हैं, या रिफिक्स स्पिनिंग मिल्स गए हैं, या आप इंटरलुक गए हैं, जो फ्रॉड होगा ना, फ्रॉड अगर मैनेजमेंट खुद नहीं कर रही, अगर मैनेजमेंट, तो सबसे बड़ा इफेक्टिव मैनेजमेंट खुद होती है। जैसे नियाग्रा है, 100% फैमिली ओन्ड बिजनेस है, ऐसी है ना? 100%, 90% चीफ एग्जीक्यूटिव के पास शेयर है, 10% उसकी मिसेस के पास है, ठीक हो गया। अगर इसके साथ फ्रॉड होता हुए तो लॉस किसका? पहले अपना लॉस, ठीक है। और जिसके पैसे लगे हों हक हलाल के, उसको पता होता है कि रिस्क कहाँ पे है। फिर जैसा रिस्क होता है उसने वैसे ही प्रोसीजर अडॉप्ट किए होते हैं, वैसे ही कंट्रोल अप्लाई किए होते हैं। यही पढ़ा ना हमने। तो जितनी अच्छी रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट की सकती है ना, उतनी अच्छी किसी की। ऑडिटर आया 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, मैनेजमेंट कितने दिन बैठी यहाँ पे? 365 दिन। कल मैंने बताया था ना कि हम मीटिंग पे गए हैं तो चीज़ रेडी करते हैं, 2 लैपटॉप, एक ये दूसरा का है, ठीक है। फिर मैंने आपको वो हॉस्पिटल वाली, क्या नाम था, अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल वाली एग्जांपल दी मैंने आपको, ठीक है। मैनेजमेंट को पता है कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, वो आपको बताएगी। उससे पूछें भाई कहाँ पे रिस्क ऑफ फ्रॉड, वो आपसे कहेगी चाय पीते पीते ना कि ज़रा कैश को चेक कर लीजिएगा। आपने क्लू लेना है, आपने कैश, समझ गए? वो आपसे कहेगी कि मार्च के महीने में ना जो सैलरी शीट है उसमें 63 लाख की सैलरीज बन रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। कितने की? ये 67 लाख क्यों पे हुआ? कौन बता रहा है आपको? समझ गए? अच्छा, इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा उसका भाई HOD है। समझ गए? HR किसके पास है? उस चीफ एग्जीक्यूटिव के भाई के पास। तो क्या बता रहा है कि सैलरीज में क्या है जी? ठीक है, कैसे पता लगा आपको? मैनेजमेंट की असेसमेंट किया है फ्रॉड से रिलेटेड। समझ गए जी?
उसके भाई से मिलेंगे